दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारत के भूगोल के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारत की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है, शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण क्या है। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये समुद्र के समकारी प्रभाव से दूरी और दूसरा हिमालय से निकटता यानी शीतलहर। तो ये शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण है। समुद्र से दूरी जो है, समुद्र से दूरी का मतलब ये होता है कि समुद्र का जो समकारी प्रभाव होता है, यानी ठंडी के दिनों में न तो बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, गर्मी के दिनों में बहुत अधिक गर्मी भी नहीं पड़ती है, तो वहाँ की जलवायु समकारी होती है। लेकिन समुद्र से दूरी जो मैदानी भाग है, वहाँ पर शीत ऋतु में उत्तर भारत में इसका प्रभाव, समुद्र का समकारी प्रभाव नहीं पड़ता है और हिमालय से निकटता के कारण यहाँ पर अधिक ठंड पड़ता है। इसके अलावा कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें, पाला और कोहरा भी पड़ता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर पर उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ या वेस्ट डिस्टर्बेंस का प्रवेश भारत में किस प्रवाह के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, ये पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा भूमध्य सागर पर उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ का प्रवेश भारत में पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है। पश्चिमी विक्षोभ भारत में किन फसलों के लिए लाभदायक है। तो ये रबी फसलों के लिए लाभदायक है पश्चिमी विक्षोभ। आइए देखते हैं दोस्तों, मानसून में विच्छेद या मानसून में जो अलगाव होता है, इसे क्या कहते हैं। दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद कई कारणों से होते हैं। पहला तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। दूसरा, पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगें। और तीसरा जो विक्षोभ होता है, इसका कारण राजस्थान में है। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। भूगोल में एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है मानसून का निवर्तन या मानसून का वापस लौटना। तो मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून धीरे धीरे हटने लगता है और मध्य अक्टूबर तक ये दक्षिणी भारत को छोड़ से समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। तो मानसून के या निवर्तन के पश्चात तमिलनाडु में वर्षा होती है और भारत से जो मानसूनी वर्षा है वो कम होने लगती है। अगला प्रश्न है, हिमालयी क्षेत्र में किस कारण हिमपात घटित होता है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। शीतकाल में भारत में अधिकांश क्षेत्र में किस कारण वर्षा नहीं होती है। तो शीतकाल में भारत में पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं, इस कारण ठंडी के दिनों में भारत में अधिकांश क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसको मावठ कहा जाता है। मावठ, ये उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में होने वाली वर्षा। मानसूनी पवनों द्वारा लौटते समय कहाँ से जलवाष्प ग्रहण किया जाता है। तो बंगाल की खाड़ी से, और ये पवनें तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। लौटते मानसून पवनों द्वारा भारत के किस क्षेत्र में वर्षा की जाती है। तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र या कोरोमंडल में निवर्तित मानसून या लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय जलवायु के संबंध में क्रमबद्ध अध्ययन का प्रथम प्रयास किस विद्वान के द्वारा किया गया था। तो ये थे H.E. ब्लैनफोर्ड। 1889 में इन्होंने क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी भारत की जलवायु के संबंध में क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयास किया था।
व्लादिमीर कोपेन द्वारा भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो 3। व्लादिमीर कोपेन ने आर्द्र शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में भारत को विभाजित किया है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के मुख्य तत्व क्या हैं? तो कोपेन ने तापमान और वर्षा को जलवायु वर्गीकरण का मुख्य तत्व माना है, याद रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, ये कैसे है? कोपेन की योजना। कोपेन जलवायु के महत्वपूर्ण विशेषज्ञ माने जाते हैं और आप जान लीजिए कि कोपेन का जो योजना है उसके अनुसार भारत के प्रमुख जलवायु प्रदेश और उनके संकेतकों के बारे में जानते हैं। लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून। लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून, इसको शार्ट में AMW कहा जाता है और गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, इसको AS कहते हैं, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार तो AW कहा जाता है। कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत या जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, इसको BSHW कहा जाता है। और आप देखिए ये उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिम राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में आता है। गर्म मरुस्थल BWHW राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है। और शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार CWG है, ये गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत के अधिकतर प्रदेशों में ये शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार पाया जाता है। लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश, ये DFC के नाम से अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और ध्रुवीय प्रकार, याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ध्रुवीय प्रकार का जलवायु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरी भाग किस प्रकार के कटिबंधीय क्षेत्र में है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है भारत का उत्तरी भाग। भारत का दक्षिणी भाग तो ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र में है। हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ से आने वाली शीत पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करती है? तो याद रखिएगा, साइबेरिया से आने वाली शीत पवनों से हिमालय पर्वत श्रृंखला रक्षा करती है। भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश किस कारण बनते हैं? तो ये तापीय विभेद या तापमान में अंतर के कारण विभिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न वायुदाब प्रदेश बनते हैं। अब आइए जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान और उनकी स्थिति। ये भारत में मानसून संबंधी अनुसंधान संस्थान है। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु में, एक देखिए राष्ट्रीय मौसम भविष्यवाणी केंद्र नोएडा में, भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में, भारतीय उष्णकटिबंध मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ये पुणे में है, और इसी तरह विज्ञान और तकनीक विश्वविद्यालय कोच्चि केरल में, आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापत्तनम, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटर सिमुलेशन बेंगलुरु में, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर और भुवनेश्वर, ये मौसम विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं या उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उनको हमको प्रदान करते हैं। ये देखिए भारत के प्रमुख जलवायु प्रदेश कोपेन की योजना के अनुसार ये ई जो है ये ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है। इसी तरह आप देखिए मध्य भारत में शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार और इसके अलावा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार पाया जाता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार ये आपका जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर पाया जाता है। और आप देखिए लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में, केरल के भाग में पाया जाता है। तो इस तरह से भारत में जो मानसून का जो विभाजन है कोपेन की योजना के अनुसार इसी तरह से किया गया है। अगला प्रश्न है, एक ही अक्षांश पर स्थित दो स्थानों की जलवायु भिन्नता का कारण क्या होता है? यानी कोई एक ही अक्षांश पर दो स्थान हैं जिनके जलवायु में भिन्नता पाई जाती है, इसका कारण समुद्र तल से ऊंचाई होता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस भाग में पाया जाता है?
तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि दिन में तापमान बहुत अधिक और रातें बहुत अधिक ठंडी होती हैं। इसी तापांतर के कारण से जो है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में ये बहुत अधिक अंतर हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा शरद काल में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये तमिलनाडु में। भारत में ग्रीष्म काल में मानसून प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून अवधि की स्थिति क्या होती है? तो ये घटती है। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई में अधिक गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो ये अक्षांशीय भिन्नता है। वर्षा की मात्रा मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो वर्षा की मात्रा मुख्य रूप से वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। किस हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बाह्य हिमालय यानी एक्सटीरियर हिमालय प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये भूमध्य सागर में। और भारत के किस राज्य में खाद्य फसलों की अपेक्षा नकदी फसल यानी कैश क्रॉप की खेती अधिक की जाती है? तो याद रखिएगा गुजरात में। भारत के किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से जलवायु केंद्र यानी क्लाइमेट सेंटर स्थापित किया गया है? तो झारखंड में है ये। और पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर वर्षा की मात्रा कम होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है समुद्र से दूरी। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर वर्षा की मात्रा कम होने का प्रमुख कारण समुद्र से दूरी है, क्योंकि वहाँ पर मानसूनी पवनों को अत्यधिक नमी युक्त पवनें नहीं मिल पाती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर कितनी मात्रा में वर्षा होती है? तो 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा जब होती है तो यहाँ पर वर्षा वाला दिन या रेनी डे होता है। वृष्टि छाया प्रदेश और उसके विपरीत दिशा वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो वृष्टि प्रदेश और उसके विपरीत दिशा वाले भाग को वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करने वाला शहर कौन सा है? तो ये है बंगलुरु। दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? तो चेन्नई में। और तमिलनाडु में सामान्यतः मानसूनी माह कौन से होते हैं? तो तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून यानी विवर्तित मानसून से वर्षा होती है नवंबर और दिसंबर माह में। और भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? पंजाब और तमिलनाडु में शरदकाल में वर्षा होती है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, लेह लद्दाख में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? मात्र 6.55 सेंटीमीटर। ये लेह यानी लद्दाख में औसत वार्षिक वर्षा का मापक है। भारत में पर्याप्त वर्षा होते हुए भी इसे प्यासी धरती का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा का जल तेजी से बह जाता है। वर्षा के जल का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा का कुछ महीनों में तेजी से होना, इसीलिए पर्याप्त वर्षा के होने के बावजूद भारत को प्यासी धरती कहा जाता है। भारत के किस राज्य में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो केरल में। हरियाली योजना किससे संबंधित है? ये वाटर मैनेजमेंट या जल प्रबंधन से संबंधित है। हरियाली योजना कब शुरू की गई? तो 2003 में हरियाली योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हरियाली योजना किस कार्यक्रम का विस्तार है? तो ये जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम का। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहा जाता है। शुष्कता की स्थिति किससे संबंधित है? तो शुष्कता निम्न आर्द्रता को शुष्कता या ड्राइनेस कहा जाता है। लसुंदरा उष्ण जल स्रोत, याद रखिएगा दोस्तों, लसुंदरा उष्ण जल स्रोत या हीट स्रोत किस राज्य में है? तो ये गुजरात के खेड़ा जिले में है। मणिकरण उष्ण जल स्रोत किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी तरह सोहना उष्ण जल स्रोत किस राज्य में है? हरियाणा में है। औलोली उष्ण जल स्रोत ये महाराष्ट्र में है। तो ये चार जो है, लसुंदरा गुजरात, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, सोहना हरियाणा और औलोली महाराष्ट्र में है, उष्ण जल के स्रोत हैं और इसका मिलान करने के लिए भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है।
भारत में आर्द्र जलवायु का अनुभव सबसे पहले कहाँ पर किया जाता है? तो केरल यानी कोच्चि क्षेत्र में। भारत को मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, जिस कारण इसे उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन सा बादल उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा, वर्षा स्तरीय निम्बोस्ट्राटस क्लाउड जो है ये अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। किन मेघों या बादलों को तड़ित मेघ या टारपीडो क्लाउड कहा जाता है? तो कपासी वर्षा को टारपीडो क्लाउड कहा जाता है। भारत में वर्षा का सर्वाधिक विचलन कहाँ पाया जाता है? तो ये निम्न कर्नाटक पठार में। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में वर्षा का सबसे कम विचलन? तो ये पूर्वोत्तर भारत में। और उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो ये वेस्ट डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ के कारण, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार के मानसून के कारण होती है? तो ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। झंझा महोर्मी क्या है? तो महोर्मी किसे कहते हैं? गर्म और आर्द्र हवाओं के मिलने से उत्पन्न तूफान को महोर्मी कहा जाता है। झंझा महोर्मी से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला तटीय क्षेत्र, तो ये पश्चिमी बंगाल है। महोर्मी जो है इससे महाओर्मी इसको कहा जाता है। महाओर्मी का मतलब बड़ी लहर। तो ये झंझा महोर्मी गर्म और आर्द्र हवाओं के मिलने से उत्पन्न तूफान को कहा जाता है। एक और प्रश्न है, भारत में किस माह में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये माह है जुलाई, जिसको कि भारत में वर्षा का महीना कहा जाता है। भारत में मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा सर्वाधिक किस प्रकार की होती है? तो ये पर्वतीय वर्षा होती है। भारत में कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो ये है खासी पहाड़ियाँ। वर्षा की सर्वाधिक विरलता कहाँ पाई जाती है? लेह में। और गंगा के मैदानी भाग में पूरब से पश्चिम की ओर वार्षिक मात्रा घटने का कारण क्या है? तो वायु में नमी की मात्रा जो है समुद्र से दूर होने पर घटती जाती है, इसलिए गंगा के मैदानी भाग में पूरब से पश्चिम की ओर वार्षिक मात्रा घटती जाती है। केरल में मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि क्या है? तो ये है 1 जून। अब आइए क्षेत्र और वर्षा की मात्रा देखते हैं। आर्द्र प्रदेश में वर्षा की मात्रा 150 से 250 सेंटीमीटर होती है। उपार्द्र प्रदेश में 100 से 150 सेंटीमीटर, शुष्क क्षेत्र में 25 से 50 सेंटीमीटर और अर्ध शुष्क प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर वर्षा ये 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा जल में कितने प्रतिशत अम्ल की मात्रा होती है? तो देखिए बहुत अधिक मात्रा 5% जो है अम्लीय वर्षा में अम्ल की मात्रा होती है। और आप जानते हैं अम्लीय वर्षा में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के अवयव होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पवन विमुख की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर वृष्टि की मात्रा या वर्षा की मात्रा किस प्रकार की वर्षा में अधिक होती है? तो पर्वतीय वर्षा में। वर्षा विविधता की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो विचरण गुणांक यानी CV मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100 के माध्यम से। शीतकाल में हिमालय में किस कारण भारी हिमपात होता है? पछुआ और दाबों के कारण शीतकाल में हिमालय में भारी हिमपात होता है। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, इसके संबंध में हमने एक प्रश्न और भी देखा था कि समान अक्षांश पर स्थित होने पर उनकी जलवायु में भिन्नता क्यों होती है? तो समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर। तो इसी तरह पूछा गया है कि अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई में अंतर उनके जलवायु में भिन्नता का कारण है अमृतसर और शिमला के जलवायु में। कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव है? तो ये आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु है जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है। ये स्थित है कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। जल प्रबंधन की कौन सी युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? तो जो वर्षा जल संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, ये भारत में ये अधिकतम लाभ देने वाली तकनीक हो सकती है।
एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का औसत वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये केंद्र कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये चेन्नई की विशेषताएं हैं। झारखंड में वर्षा किस प्रकार के मानसून से होती है? तो अरब सागर से चलने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? बालोतरा में। भारत के किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर। भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह क्या है? तो ये मौसमी नदियों के जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना, ये भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो ये कैसे? पश्चिम से पूरब की ओर। अगला प्रश्न है कि मानसून का अचानक प्रस्फोट यानी मानसून का फट पड़ना देश में व्यापक क्षेत्र में किस समस्या को उत्पन्न करता है? तो ये मृदा अपरदन को। भारत का मौसम विभाग कितने मापदंडों को आधार बनाकर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगाता है? तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये इसके पास 16 मानक या मापदंड हैं जिसके आधार पर भारत का मौसम विभाग मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। अगला है, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली शीतकालीन वर्षा भारत के किस फसल के लिए लाभकारी होती है? तो ये रबी की फसल के लिए लाभकारी है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मई जून महीने में उत्तरी पश्चिमी मैदानों में उच्च तापमान के कारण उत्पन्न निम्न वायुदाब की दशाएं किन पवनों को आकर्षित कर लेती हैं? दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को। और देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा से तमिलनाडु शुष्क या अछूता क्यों रह जाता है? तो तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर है, इसलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब शाखा की वृष्टि क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर जो है वर्षा नहीं हो पाती है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे भारत की जलवायु से संबंधित। ये प्रश्न वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। कई प्रश्नों को हमने स्टार लगाया था जो कभी भी सामान्य अध्ययन या अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।